नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पति ने पत्नी को चिल्लाकर कहा, खाना दोगी क्या? शहर के एक ओर एक तिरस्कृत मकान, दूसरा तला। वहाँ चौके में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वह जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली है और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। एकाएक अंगीठी में राख होती हुई आग की ओर स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देकर वह उठी। उठकर कुछ कोयले लाई। कोयले अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो याद करना चाहती है कि अब क्या करूं। घर में और कोई नहीं है और समय बाहर से ऊपर हो गया है। दो प्राणी इस घर में रहते हैं, पति और पत्नी। पति सवेरे से गए हुए हैं कि लौटे नहीं। बैठी सोचती कहाँ, अलस भास से वह तो वहाँ बैठी ही है। सोचने को है तो यही कि कोयले न बुझ जाएं। वह जाने कब आएंगे। 1 बज गया। कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए। और सुनंदा बैठी है, वह कुछ कर नहीं रही। जब वह आएंगे तब रोटी बना देगी। वह जाने कहाँ कहाँ देर लगा देते हैं और कब तक बैठूं, मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी लहक आए हैं और उसे झल्लाकर तवा अंगीठी पर रख दिया। नहीं, अब वह रोटी बना ही देगी। उसने जोर से खींचकर आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर कुछ तल्लीनता आई। क्षण भर वह आभा उसके चेहरे पर रहकर चली गई और वह फिर उसी भांति काम में लग गई। कालिंदी चरण आए। उनके पीछे पीछे 3 और उनके मित्रों के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी थी। कमरे में पहुंचकर रुकी हुई बहस फिर छिड़ गई। ये चारों व्यक्ति देशों द्वार के संबंध में बहुत कटिबद्ध हैं। चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है। भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा और नीति अनीति, हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा। मीठी बातों से बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। उस वक्त बाघ का मारना ही एक इलाज है। आतंक, हाँ आतंक। हम क्या आतंकवाद से डर होगा? लोग हैं जो कहते हैं आतंकवादी मूर्ख है। वे बच्चे हैं, हाँ वे हैं बच्चे और मूर्ख। उन्हें बुजुर्गी और बुद्धिमानी नहीं चाहिए। हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की, हमें नहीं मोह बाल बच्चों का, हमें नहीं गर्ज धन दौलत की। तब हम मरने के लिए आज़ाद क्यों नहीं? जुल्म को मिटाने के लिए। कुछ जुल्म होगा ही, उससे वे डरें जो डरते हैं। डर हम जवानों के लिए नहीं। फिर वे चारों आदमी निश्चय करने में लगे कि उन्हें खुद क्या करना चाहिए। इतने में कालिंदी चरण को ध्यान आया कि न उसने खाना खाया है न मित्रों के खाने के लिए पूछा है। उसने अपने मित्रों से माफ़ी मांगकर छुट्टी ली और सुनंदा की ओर चला। सुनंदा जहाँ थी वहाँ है। वह रोटी बना चुकी है। अंगीठी के कोयले उल्टे तवे से दबे हैं। माथे को उंगलियों पर टिकाकर यह बैठी है। बैठी बैठी सुनी सी देख रही है। सुन रही है कि उसके पति कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। उसे जोश का कारण नहीं समझ में आता। उत्साह उसके लिए अपरिचित है। वह उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है, स्मरणीय और मनोरम और हरियाली। यह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको न भारत माता समझ में आती है न स्वतंत्रता समझ में आती है। उसे इन लोगों की इस जोर की बातचीत का मतलब ही समझ में नहीं आता। फिर भी उत्साह की उसमें बड़ी भूख है। जीवन की होश उसमें बूझती सी जा रही है, पर वह जीना चाहती है। उसने बहुत चाहा कि पति उससे भी कुछ देश की बात करे। उसमें बुद्धि लो जरा कम है। फिर धीरे धीरे क्या यह भी समझने नहीं लगेगी? सोचती है कम पढ़ी हूँ तो इसमें मेरा ऐसा कसूर क्या है? अब तो पढ़ने को मैं तैयार हूँ। लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा है उसका काम तो सेवा है। बस यह मानकर जैसे कुछ समझने की चाह ही छोड़ दी है। वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी उनकी राह के बीच में आने को नहीं सोचती। वह एक बात जान चुकी है,
कि उसके पति ने अगर आराम छोड़ दिया, ओहो यह मरना क्या है, इस मरने की तरफ उसे देखा नहीं जाता। यद्यपि वह जानती है कि मरना सबको है, उसको मरना है, उसके पति को मरना है, पर उस तरफ भूल से क्षण भर देखती है तो भय से भर जाती है। यह उससे सहा नहीं जाता। बच्चे की याद उसे मत उठती है। तब वह विह्वल होकर आँख पोंछती है और अर्थात इधर उधर की किसी काम की बात में अपने को उलझा लेना चाहती है। पर अकेले में वह कुछ करे, रह रहकर वह याद, वह मरने की बात उसके सामने हो रही है और उसका चित्त बेबस हो जाता है। वह उठी, अब उठकर बर्तनों को मांज डालेगी, चौका भी साफ करना है। ओहो, खाली बैठी मैं क्या सोचती रहा करती हूँ। इतने में कालिंदी चरण चौके में घुसी। सुनंदा कठोरतापूर्वक शून्य को ही देखती रही। उसने पति की ओर नहीं देखा। कालिंदी ने कहा, सुनंदा, खाने वाला हम 4 हैं, खाना हो गया? सुनंदा चून की थाली और चकला, बेलन और बटलोई वगैरह खाली बर्तन उठाकर चल दी। कुछ भी बोली नहीं। कालिंदी ने कहा, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ और हैं, खाना बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा कुछ भी नहीं बोली। इसके मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। यह उससे क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं? हंसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो, जैसे मैं गैर हूँ। अच्छी बात है, तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ कि इनके ही काम में लगी रहूँ। मैं कुछ नहीं जानती खाना वाना। और वह चुप रही। कालिंदी चरण ने जरा जोर से कहा, सुनंदा। सुनंदा के जी में ऐसा हुआ कि हाथ की बटलोई को खूब जोर से फेंक दे। किसी का गुस्सा सहन करने के लिए वह नहीं है। उसे तनिक भी सुध नहीं रही कि अभी बैठे बैठे इन्हें अपने पति के बारे में कैसी प्रीति की और भलाई की बातें सोच रही थी। इस वक्त भीतर ही भीतर गुस्से से घुट कर रह गई। क्यों बोल भी नहीं सकती सुनंदा? नहीं बोली तो अच्छी बात है, खाना कोई भी नहीं खाएगा। यह कहकर कालिंदी तैश में पैर पटकते हुए लौटकर चले गए। कालिंदी चरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते, किसी कदर उदार समझे जाते हैं। सदस्य अधिकतर अविवाहित हैं। कालिंदी चरण विवाहित ही नहीं, वे एक बच्चे को खो चुके हैं। उनकी बात का दल में आदर है। कुछ लोग उन्हें धीमेपन पर रुष्ट भी हैं। यह दल में विवेक के प्रतिनिधि हैं और उत्ताम पर अंकुश का काम करते हैं। बहस इतनी बात पर थी कि कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। आतंक से विवेक कुंठित होता है और या तो मनुष्य उससे उत्तेजित रहता है या उसके भय से दबा रहता है। दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ नहीं हैं। हमारा लक्ष्य बुद्धि को चारों ओर से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं। सरकार व्यक्ति के और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। हम इसी विकास के अवरोध को हटाना चाहते हैं, इसी को मुक्त करना चाहते हैं। आतंक से वह काम नहीं होगा। जो शक्ति के मद में उन्मत्त है, असली काम तो उसका मद उतारने और उसमें कर्तव्य भावना का प्रकाश जगाने का है। हम स्वीकार करें कि मद उसकी टक्कर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा। यह चोट देने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए, पर यह नोचा नोची उपयुक्त नहीं। इससे सत्ता कुछ बिगड़ता तो नहीं, उल्टे उसे अपने औचित्य पर संतोष हो आता है। पर जब लौट कर आया, जब देखा गया कि कालिंदी अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं है, वह सहमत हो सकता है कि हाँ, आतंक जरूरी भी है। हाँ, उसने कहा, यह ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दें। इसके साथ ही कहा, लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? उनकी तबीयत खराब है, इससे यहाँ तो खाना बनाने ही, बताओ क्या किया जाए? कहीं होटल चलें? एक ने कहा, कुछ बाजार से यहीं मंगा लेना चाहिए। दूसरे की राय हुई कि होटल ही चलना चाहिए। इसी तरह की बातों में लगे थे कि सुनंदा ने एक बड़ी थाली में खाना परोसकर उनके बीच ला कर रख दिया। रखकर वह चुपचाप चली गई। फिर आकर पास ही 4 गिलास पानी के रख दिए और फिर उसी भांति चुपचाप चली गई। कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया। तीनों मित्र चुप हो रहे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि पति पत्नी के बीच स्थिति में कहीं कुछ तनाव पड़ा हुआ है। अंत में एक ने कहा, कालिंदी, तुम तो कहते थे खाना नहीं है। कालिंदी ने छिपकर कहा, मेरा मतलब था काफ़ी नहीं है। दूसरे ने कहा, बहुत काफ़ी है, सब चल जाएगा, देखूं कुछ और हो तो। कहकर कालिंदी उठ गया। आकर सुनंदा से बोला, यह तुमसे किसने कहा कि खाना वहाँ ले आओ?
मैंने क्या कहा था? सुनंदा कुछ न बोली। चलो उठाकर लाओ थाली, हमें किसी को यहाँ नहीं खाना है, हम होटल जाएंगे। सुनंदा नहीं बोली। कालिंदी भी कुछ देर गुम खड़ा रहा। तरह तरह की बातें उसके मन में और कंठ में आती थी। उसे अपना अपमान मालूम हो रहा था और अपमान उसे असहाय था। उसने कहा, सुनती नहीं हो कि कोई क्या कह रहा है? क्यों? सुनंदा ने और मुंह फेर लिया। क्या मैं बकते रहने के लिए हूँ? सुनंदा भीतर ही भीतर घट गई। मैं पूछता हूँ, जब मैं कह गया था तब खाना ले जाने की क्या जरूरत थी? सुनंदा ने मुड़कर और अपने को दबाकर धीमे से कहा, खाओगे नहीं? एक तो बच गया। कालिंदी निरस्त्र होने लगा। यह उसे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, खाना और है? सुनंदा ने धीमे कहा, अचार लेते जाओ। खाना और नहीं है। अच्छा लाओ अचार। सुनंदा ने अचार ला दिया और लेकर कालिंदी भी चला गया। सुनंदा ने अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा था। उसे यह सूझा ही न था कि उसे भी खाना खाना है। अब कालिंदी के लौटने पर उसे जैसे मालूम हुआ कि उसने अपने लिए कुछ भी नहीं बचा कर रखा। वह अपने से रुष्ट हुई। उसका मन कठोर हुआ। इसलिए नहीं कि क्यों उसने खाना नहीं बचाया, इस पर तो उसे स्वाभिमान का भाव जागता था। मन में कठोर यूं हुआ कि वह इस तरह की बातें सोचती ही क्यों है। छी, यह भी सोचने की बात है। और उसमें कड़वाहट भी फैली। आहट या उसके मन को लगता ही है कि देखो, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी। क्या मैं यह सह सकती थी कि मैं तो खाऊं और उनके मित्र भूखे रहें? पर पूछ लेते तो क्या था? इस बात पर उसका मन टूट सा, मानो उसका जो तीनिक सा मान था वह भी कुचल गया हो। पर वह रह रहकर अपने को स्वयं अपमानित कर लेती हुई कहती, छी 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 सुनंदा, तुझे ऐसी जरा सी बात का अब तक ख्याल होता है? तुझे तो खुश होना चाहिए। उनके लिए एक रोज़ भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला। मैं क्यों उन्हें नाराज़ करती? अब से नाराज़ न करूँगी। पर वह अपने तन की भी तो सुध लो नहीं रखते। या ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? और वह अपने बर्तन मांजने में लग गई। उसे सुन पड़ाओ कि वे लोग फिर जोर जोर से बहस करने में लग गए। बीच बीच में हंसी के कहके भी उसे सुनाई दिए। ओहो, सहसा उसे ख्याल हुआ, वतन तो पीछे भी मल सकती थी, लेकिन उन्हें कुछ चाहिए तो। यह सोच झटपट धोप वह कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। एक मित्र ने कहा, अचार और है? अचार और मंगाओ यार। कालिंदी ने अभ्यासवश जोर से पुकारा, अचार लाना भाई, अचार। मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो, पर वह तो बाहर लगी खड़ी थी। उसे चुपचाप अचार लाकर रख दिया। जाने लगी तो कालिंदी ने तनिक स्थिगत वाणी से कहा, थोड़ा पानी भी लाना। और सुनंदा ने पानी ला दिया, देकर लौटी और फिर बाहर द्वार से लगकर ओट में खड़ी हो गई, जिससे कालिंदी कुछ भी मांगे तो जल्दी से ला दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट ज़रूर करें।